नमस्कार एंड वेलकम बैक। अमित शाह को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं रही। जब अमित शाह जो चाणक्य जिसको बोला जाता है, जब वो ठान ले कि उन्होंने सब कुछ चेंज करना है तो चेंज करके ही छोड़ेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा एक नारा था 400 पार का। वो नारा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो करना क्यों था? करना इसलिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। अब ये जो शेर है हमारा अमित शाह, इसको पिंजरे में बंद करने की कोशिश की गई। क्या हुआ? सबने बोलना शुरू कर दिया कि 240 सीटें आई हैं, ये तो मोदी शाह की जो डोमिनेंस है उसके ख़त्म होने का टाइम आ गया। राहुल गांधी तो ये लगा कि ये आखिरी बार है कि मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, इसके बाद ये गिर जाएगी। दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। 240 सीट हमारी आई ज़रूर हैं, लेकिन 240 आने के बाद भी एक ऐसी लीथल पॉलिटिकल फोर्स बनती जा रही है जो भारत ने आज तक कभी देखी नहीं है। देखने में लगता है कि बीजेपी माइनॉरिटी में है, लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा एक ट्रैप है जो हमारे सामने हो रहा है। एंड जो होने वाला है वो रीराइट करेगा भारत के पावर स्ट्रक्चर को। अमित शाह लगे हैं काम के ऊपर। पूरी अपोजिशन वो एक ऐसा ट्रैप है जो अमित शाह का बनाया हुआ है, जिसके अंदर पूरी अपोजिशन वो आपको स्ट्रेट वॉक करती हुई जैसी जैसी स्क्रिप्ट है वैसे आपको दिखाई देती है। अब रिवाइंड करते हैं कि हुआ क्या है और अब अमित शाह कर क्या रहे हैं और आगे जाकर क्या करेंगे, ये तीनों चीज़ों के ऊपर अब बात करते हैं थोड़ा विस्तार से। पहले देखते हैं 2024 के इलेक्शन हुए लोकसभा के। स्लोगन था अब की पार 400 पार, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट था वो सबको उसने शॉक कर दिया। बीजेपी 240 पे रह गई और एनडीए बड़ी मुश्किल से 293 उन्होंने क्रॉस किया। ऐसा लगता था कि अगर नीतीश बाबू हल्के से टेढ़े हो गए, वैसे भी पलटू बाज हैं, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, या नीचे जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी कोई ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान कभी भी रहे नहीं। ऑपोजिशन ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया कि जी हमने दिल्ली को फतेह कर ली है, कभी भी ये गवर्नमेंट गिर सकती है। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया का तो ये हाल था कि उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी की जो वेव है वो फाइनली ख़त्म हो गई है। लेकिन जो भारत में जो भगड़े डाल रहे थे, उससे ज़्यादा भगड़े वो भारत के बाहर थे। वेस्टर्न मीडिया ने और वेस्टर्न जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा खुशियां मनाई कि मैं बता नहीं सकता हूं। यहाँ पे चाइना में तो इतनी खुशी थी कि मोदी जी हारने वाले हैं या गवर्नमेंट गिरने वाली है। जब मोदी जी की गवर्नमेंट का रिजल्ट आ गया 10-12 दिन के बाद, जब उन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया, उसके बाद जाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस का चाइना से मैसेज आया था। उसका रीज़न है, उनको था कि कुछ भी राहुल गांधी कुछ करेगा और गवर्नमेंट को बनने नहीं देगा। बीजिंग में, इस्लामाबाद में दे वर वॉचिंग वेरी क्लोजली कि हमारे लोकसभा के इलेक्शन में होता क्या है। चाइना ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, और पूरी बैकिंग करी गई, तो होगा क्या? प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी जोर लगाया गया और बदले में अरुणाचल प्रदेश राहुल गांधी ने देना था चाइना को। लेकिन इनके सारे के सारे जो मंसूबे थे वो खराब हो गए जब हमारी गवर्नमेंट बन गई। दोस्तों, जो हमारा दुश्मन है वो सोच के बैठा हुआ था कि कोलिशन की गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये है कि जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, वो नहीं होगा। हम मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि कोलिशन में आपको पार्टनर्स को पैसे देने पड़ते हैं अपनी गवर्नमेंट के साथ जोड़ने के लिए, तो आपके पास पैसा बचेगा नहीं अपनी तरक्की करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर भगड़े पड़ ही रहे हैं, तो यार लंदन में जो वॉशिंगटन है या वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, वो इतना ज़्यादा खुश क्यों थे मोदी जी के हारने के बाद या सो कॉल्ड हारने के बाद? उसका रीज़न क्या था? पिछले 10 साल में, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में मोदी जी ने किसी की सुनी नहीं। और जब कोलिशन की गवर्नमेंट आई, इसका मतलब है एक दिल्ली में जो गवर्नमेंट बनी है वो वीक गवर्नमेंट बनेगी। वीक गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ ईजियर टू कंट्रोल दैम। और जो फ्रैक्चर्ड कोलिशन होती है उससे आप बोल्ड डिसीजंस नहीं ले सकते, और आपकी जो जियोपॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। फॉरेन पावर्स को यही वीक भारत चाहिए था, जहाँ पे मोदी जी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो उससे होगा क्या? मोदी जी अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने कोलिशन पार्टनर्स को साथ में जोड़ के रखने में वहीं बिजी होंगे, तो उसके कारण आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब आते हैं अमित शाह के ऊपर। ये तो मोदी जी को कॉर्नर करने की इन्होंने पूरी कोशिश कर ली। अब सोच क्या थी? सोच ये थी कि अगर मोदी जी काम नहीं कर पाएंगे तो अमित शाह भी
जो ये ऊपर नीचे वाला चाणक्य वाला काम करते हैं वो भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें सारा टाइम कोलिजन प्रेशर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो रिफॉर्म्स हैं भारत के अंदर वो तो भूल जाओ। मैंने खुद भी यही सोचा था कि बहुत डिफिकल्ट टाइम आने वाला है 2024 के बाद, बट किसी ने आपको, मुझे लगता है वेस्टर्न मीडिया को बताया नहीं कि उसका नाम मोदी जी और अमित शाह है। अमित शाह वो आदमी है जो ना तो जीत के ऊपर वो प्लानिंग करते हैं ना डिफीट के ऊपर, वो सिर्फ मैथमेटिक्स जानते हैं। उनको मालूम है कि मैथ्स को सीधा कैसे करना है और लंबी गेम को खेलना कैसे है। यानी कि ऑपोजिशन, भारत का मीडिया और जो फॉरेन के हमारे सारे एडवर्सरीज हैं वो लगे हुए थे विक्ट्री स्पीच क्रिएट करने के लिए, और बीजेपी लगी काम के ऊपर। 2024 में जो काम शुरू किया, अब 2026 में आपको दिखता है कि अमित शाह लीथल मोड पे वो आ चुके हैं। अब करना क्या है? करना ये है कि जो कोर प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री की, उसे चेंज करना पड़ेगा। और कोर प्रॉब्लम्स में मंदिर एक्ट है, उसको चेंज करना है। आपको मालूम है कि भारत, इंडिया को भारत डिक्लेयर करना है, हिंदू राष्ट्र करना है। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पार्लियामेंट के अंदर 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। अब ये करने के लिए अगर 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि यार डीलिमिटेशन करते हैं। पहले तो डीलिमिटेशन का काम अमित शाह ने अपने हाथ में पकड़ लिया। अब डीलिमिटेशन का मतलब क्या है कि आप पूरे भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसको सारे को आप रीमैप करेंगे, रीड्रॉ करेंगे और नंबर ऑफ सीट्स आप बढ़ा देंगे। अब जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पूरी की पूरी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग पॉपुलेशन, वो रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगा। अब इससे होगा क्या? जो लोकसभा की सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। हिस्टोरिकली डीलिमिटेशन वो 1970 के बाद कभी की नहीं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट्स आई वो इसको टच करना नहीं चाहती थी, या उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं था। इनको लगता था कि यार कहीं जो रीजन्स हैं जहाँ पर कोलिजन पार्टनर्स हैं, कहीं वहाँ से बैकलैश ना आ जाए। लेकिन जो नया पार्लियामेंट बनाया मोदी जी ने तभी डिक्लेयर कर दिया था कि पार्लियामेंट के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं बढ़ने वाली हैं। उन्होंने पहले से अगले 100 साल के लिए पूरा प्लान करके मोदी जी ने रखा हुआ है। इसलिए हमने 550 सीटें नहीं रखी, हमने रखी 1200। इसका मतलब है प्लान ऑल द लॉन्ग वो बिल्कुल क्लियर था कि ये डिलिमिटेशन का काम किया जाएगा। अब इसको पास करने के लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। 2/3 का मतलब है आपको चाहिए 362 सीट्स लोकसभा के अंदर। अब एनडीए के पास है 293, ऑलमोस्ट 60 सीटों का, 70 सीटों का गैप है। अब ये पूरा कैसे होगा? अपोजिशन को मालूम था कि कभी भी कोई भी बड़ा काम अगर बीजेपी करने की कोशिश करेगी वो पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि नंबर्स नहीं है बीजेपी के पास। इसलिए डर था कि 400 पार हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। और राहुल गांधी 2024 में शुरू हो गया था कि जी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला है, इसमें से सेकुलर वर्ल्ड निकल जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा। इनकी माँ मरने लगी थी 10 जनपद के अंदर। अब हुआ क्या? मोदी जी जो भी बड़े बिल लेकर आए, वो बेशक डिलिमिटेशन का बिल था, वो वीमेंस रिजर्वेशन का बिल था, वो टेम्पल्स एक्ट को चेंज करना है, कुछ भी करना है, वो हमेशा ही परमानेंटली वीटो करता है अपोजिशन, ताकि कहीं भारत का फ्यूचर वो गोल्डन फ्यूचर ना बन जाए। अब इसलिए मोदी जी ने क्या किया, या मोदी जी का इसमें रोल नहीं है यार, इसमें अमित शाह का रोल है। बीजेपी ने अमित शाह को रूथलेस काम दे दिया है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम आप अकेले कीजिए, जबकि वो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं दिया, अमित शाह को दिया है। अब देखते हैं कि चीज़ें इंटरेस्टिंग कैसे बनती जा रही हैं। बीजेपी ने पहली बात यह है कि कोई पैनिक नहीं किया 240 आने के बाद, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जिसने गवर्नमेंट में आना है आ जाइए, वरना वहाँ पर इंडिया अलायंस में सेकंड ग्रेड सिटीजन बनकर वहाँ पहुँच जाना। आपको प्रधानमंत्री या कोई अच्छी सीट तो मिलने वाली नहीं है। इसलिए दोनों बाबू, चंद्रबाबू नायडू और ये पलटू राम, ये हमेशा गवर्नमेंट के साथ रहे पिछले 2 साल से, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए रिसेंट जो स्टेट के इलेक्शंस है, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, इवन की बंगाल के अंदर, आगे पंजाब है, ये देखेंगे वहाँ पर भी गेम चेंज होगा। क्या बीजेपी को मालूम था कि वो वहाँ पर जब तक अपने जो पूरा गेम प्लान है उसको चेंज नहीं करेंगे तो ये जीत नहीं सकते। इनिशियली उनको लगता था कि जो सेटबैक्स हैं उनको मिले भी, इसलिए उन्होंने अपनी टैक्टिक्स को चेंज करते रहे। रूथलेसली उन्होंने जितनी अपोजिशन की फॉल्ट लाइन्स थी उसको एक्सपोज किया और वो सारे स्टेट्स को वो जीत गए। अब हुआ क्या? जो ग्रैंड इंडिया अलायंस था उसको तोड़ने का काम या उसको क्रम्बल अंदर से करने का काम अमित शाह ने किया। सबसे बड़ा जो वो है प्रूफ है
वो है ममता बानो। अब ममता बानो को कैसे छोड़ दें हम? आजकल तो उसके जितने भी मंत्री हैं वो एक एक करके चूहों की तरह वो भागते जा रहे हैं। जो पहले बोल रहे थे कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, आज ममता बनर्जी से अलग हो रहे हैं। रिपोर्ट्स दोस्तों अब ये आ रही हैं कि अंदर इतनी ज़्यादा फाइटिंग शुरू हो गई है कि वहाँ पे जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे सुदीप हैं, उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू कर दिया। 20 टीएमसी के मेंबर्स हैं जो जंप कर रहे हैं और उन्होंने ओम बिरला जी को बोल दिया, हमारे स्पीकर को लोकसभा के, कि वो ऑफिशियली अपनी सीट्स को चेंज करना चाहते हैं। वो गवर्नमेंट के खेमे में जा बैठकर वो आगे से पार्लियामेंट को अटेंड करेंगे एंड दे वांट टू सपोर्ट एनडीए। यानी कि एनडीए के पास 20 सीटें टीएमसी उनकी आने वाली हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास 293 प्लस 20 आपके पास आ गई इसकी वेस्ट बंगाल की। अब मैंने आपको पहले भी बोला था, ये मैंने ऑलरेडी 3-4 हफ्ते पहले बता दिया था कि डीएमके हमारे स्टैलिन साहब रिसेंटली उन्होंने अपना इलेक्शंस हार गए और एमके स्टैलिन की पार्टी एब्सोल्युटली फ्यूरियस है कांग्रेस के साथ, क्योंकि वहाँ पर राहुल गंदगी ने उनको धोखा दिया। भाई आपको आज जाके समझ आया कि राहुल गंदगी और उसकी फैमिली धोखा देने वाले हैं, क्योंकि मुसलमानों का खून है इनके अंदर। अब उनके 22 जो एमपी हैं लोकसभा के, वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई थी, वो पहुँचे नहीं वहाँ पर। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सिग्नल दे दिया एनडीए को कि आपके जितने बिल आएंगे हम क्वाइटली आपको सपोर्ट कर देंगे। यानी कि 22 सीटें अमित शाह के पास और आ गई। अब तीसरा आते हैं महाराष्ट्र में, जो आज ही हुआ काम। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके पास 9 लोकसभा के एमपीज हैं, 6 ऑलरेडी उसको छोड़ के जाने वाले हैं। यानी कि वो एकनाथ शिंदे को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि एनडीए की अलायंस को जोड़ेंगे। अब 6 को और जोड़ लीजिए, 293 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 6, मतलब क्या हो गया, आपके पास आ गए 341। ऑपोजिशन तो आजकल अपने एमपीज को गिन रही है कि यार कितने रह गए और कितने छोड़ के चले गए। यानी कि पूरा कोलैप्स हो रहा है। उनका जो नंबर्स थे वो 234 से 234 नंबर थे, आज 188 रह गए हैं। और बीजेपी सडनली 362 के मार्क के पास पहुंचती हुई दिखाई देती है। इसको बोलते हैं अमित शाह। दोस्तों लेकिन आप बोलेंगे यार 362 चाहिए, अभी तो पहुंचे 341, अभी भी आपको 21 सीटें और चाहिए, ये कहां से आएंगी? अब यहां पे आती है बीजेपी या अमित शाह की मास्टर गेम। वो क्या है, जीनियस पार्ट क्या है, जो पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको 362 ही चाहिए, उसका मतलब कुछ और भी होता है। अब होगा क्या, कुछ एमपीज जब वहाँ पे जो एमपीज प्रेजेंट हैं उस वक्त, उसमें 2/3 चाहिए आपको। अब कुछ लोग आएंगे, कुछ आएंगे नहीं, जो आएंगे वो वोट करेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि सबकी यस चाहिए आपको, कुछ क्रॉस वोटिंग भी होगी। कुछ कांग्रेस के लोग हैं, वो हो सकता है कि इधर बीजेपी को वोटिंग कर दें और कुछ एब्सटेन कर देंगे। कईयों का पेट खराब हो जाएगा, सडनली उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, किसी की माँ मर जाएगी, किसी की फ्लाइट ही नहीं पहुँचेगी, किसी की ट्रेन कैंसिल हो जाएगी। ये काम आप देखेंगे कि वहाँ पर अब कोई भी बिल आएगा पार्लियामेंट के अंदर वो पास होगा। आपको सिर्फ 30 अपोजिशन के एमपीज़ को वहाँ पे पहुँचने नहीं देना, वो हो जाएगा। अमित शाह इसके माहिर हैं इसकी चीज़ के लिए। जो मैजिकल नंबर है 362 का, जैसे ही वो ड्रॉप होता है ऑलरेडी आपके पास नंबर्स हैं और बिल्स स्मूथली वो पास हो जाएंगे। कुछ रीजनल पार्टीज आप देखेंगे वो वॉकआउट कर जाएंगी, वो कमरे में बैठेंगी ही नहीं, या वो ना हाँ में ना में, उनका नंबर तो होगा लेकिन वो वोट नहीं करेंगे। अमित शाह नोज हाउ टू प्ले दिस गेम एंड ही हैज़ डन इट बिफोर ऑल्सो। जब 370 का काम हमने करना था तब भी ये काम हुआ था और एक आसानी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से बिल्स वो पास हो गए थे। दोस्तों अब तो वो अपोजिशन को ओपनली चैलेंज करते हैं फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कि मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, जो भी ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आनी है मैं अभी बना के ले आऊँगा और पास भी करवा दूंगा। इसको बोलते हैं सुप्रीम कॉन्फिडेंस। और अमित शाह के पास कॉन्फिडेंस आ जाए, इसका मतलब है उन्होंने ऑलरेडी सोच लिया कि जो बड़े बड़े बिल हैं जो पेंडिंग पड़े हैं वो सारे अब पास करवा रहे हैं। अब मास्टर स्ट्रोक क्या है, पहली बात यह है कि आपके पास नंबर्स नहीं है, 292 थे या 293 थे। अब हो क्या रहा है, जब टीएमसी साउथ की पार्टीज़, इधर से महाराष्ट्र, ये सारे ऑपोजिशन की पार्टीज़ जब आपको बाहर से सपोर्ट करना शुरू करेंगी, जब 10-20 साल के बाद जब हिस्ट्री की बुक्स पढ़ी जाएंगी, तब क्या होगा, तब ये बोला जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया सभी की सहमति के साथ।
बीजेपी ने अकेले ये काम नहीं किया। इंदिरा गंदगी को हम क्यों बोलते हैं कि उसने इमरजेंसी में ये सारे गंदे काम किए थे कि सेकुलर वर्ल्ड डाल दिया, हिंदू राष्ट्र को सेकुलर बना दिया। ये सारे काम उसने किए क्योंकि किसी की सहमति नहीं थी। लेकिन इस बार उल्टा काम हो रहा है। हम जो हिस्ट्री की गलतियां हैं उसको भी सुधार रहे हैं। तो दोस्तों, जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए ठीक क्या चल रहा है? ठीक ये चल रहा है कि साइलेंटली, सिस्टमेटिकली वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं जो ऑपोजिशन के अंदर जो वीकेस्ट लिंक्स हैं रीजनल पार्टीज के, उसको टारगेट किया जा रहा है और एक एक करके उनकी सपोर्ट ली जा रही है। उनको बीजेपी में शामिल नहीं किया जा रहा। यही मास्टर स्ट्रोक है। उनको बोल रहे हैं आप वहीं रहिए और वहीं से हमें सपोर्ट कीजिए। अब ऑपोजिशन के लिए क्या ठीक चला और क्या गलत चला? ऑपोजिशन का कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उनके बुरे दिन आने वाले हैं। अब रॉन्ग क्या हो रहा है? पहली बात यह है कि जो राहुल गांधी है उसकी जो प्योर एरोगेंस है कि यार मुझे कोई हरा नहीं सकता और बीजेपी का बिल मैं कोई पास करने नहीं दूंगा, वो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। दूसरा एक और है, उसे लगा कि बीजेपी की 240 है, इसका मतलब है ये परमानेंट डिफीट है मोदी जी की, गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। पिछले 2 साल से सुन रहे हैं अगले 6 महीने में मोदी की गवर्नमेंट गिर जाएगी। और तीसरा, उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी जो एमपीज़ हैं वो हमेशा अपने सर्वाइवल की बात करते हैं। उनको कांग्रेस की या किसी और की आइडियोलॉजी से मतलब नहीं है। उनको होता है कि मेरी सीट पक्की रहे, क्योंकि यार 140 करोड़ में से ये 500 साढ़े 500 लोग तो हैं, इसलिए वो अपने आप को बचाने के चक्कर में वो ये सारे काम करते हैं। क्या हुआ? जैसे ही हवा चेंज हुई है वेस्ट बंगाल में, हिंदू इकट्ठा हुआ है, ये सारे भागकर अब बीजेपी को सपोर्ट करने में आपको दिखते हैं। थोड़ा सा पीछे से थोड़ी सी फाइलें अमित शाह के पास भी हैं, उसको मैं टच नहीं करूंगा। अब दोस्तों, आप सोच के देखिए जो पावर ट्रेल है वो कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपके जो बड़े बिल हैं जैसे डीलिमिटेशन है वो हो गया पास, तो मैटर क्यों करता है? और वो भी जियो पॉलिटिकली। जैसे ही आपने ये सारा का सारा पॉलिटिकल पावर्स को आपने रीजनल पावर से खींचकर आपने सेंटर में ले आए, तो आपकी जो इकोनॉमिक इंजन है वो तेज़ी से और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और डोमेस्टिकली जब आप स्टेबल होते हैं, जब सारी पार्टीज मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, तो होता क्या है, जो आप एक्सटर्नली जो फॉरेन की पॉलिसी है वो भी आपकी स्टेबल होनी शुरू होती है, बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड है। कोलिजन जब गवर्नमेंट थी तब हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक थी, क्योंकि पार्टनर्स को खुश करने में ही पूरा टाइम निकलता था। इसलिए जो वेस्ट है वो हमारे इंडियन पार्लियामेंट को वो फ्रैक्चर्ड देखना चाहते हैं। हंग पार्लियामेंट उनको सूट करता है और ताकि वो अपनी टर्म्स को हमारे ऊपर डिक्टेट कर सके। मोदी जी और शाह का जो प्लान है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनकी डिक्टेशन तो हमने क्या लेनी है, अब तो हम पहले अपने कंट्री की जो डिक्टेशन है उसको चेंज करने वाले हैं। और यही जो पॉलिसीज़ है देश को तोड़ने की या वीक करने की, जो 1947 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डलवाई गई, कभी एडवीना से और कभी किसी और से अमेरिका में, जिसकी फ़ोटो को देखकर हमारे लहड़ू मोहम्मद नेहरू सोते थे। किसी और की बीवी की फ़ोटो अपने कमरे में रखी हुई थी। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था उसके लिए। अपनी वाइफ की फ़ोटो नहीं थी, अपने बच्चों की फ़ोटो नहीं थी, किसी और की, अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बीवी है उसकी फ़ोटो को देखकर हाय, उसके बाद उनको नींद आती थी। ये हाल था इनका। तो फॉरेन पॉलिसी भी वहीं से बन के आती थी। दोस्तों, अब जो हो रहा है हमारे साथ, हम तो करने लगे हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने लगे हैं। अब वेस्ट वाले करेंगे क्या? वेस्ट वाले एक ही काम करेंगे, आपका ट्रेड एग्रीमेंट है वो पुश नहीं होगा, आपको धक्के मारे जाएंगे, थोड़े टैरिफ लगाने की धमकी दी जाएगी, हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि जी हमने तो डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, हमारे ऊपर ह्यूमन राइट्स के नैरेटिव्स अब शुरू हो जाएंगे वेस्टर्न मीडिया के अंदर, क्योंकि हम वो काम करने जा रहे हैं जहाँ पर हमारा डोमेस्टिकली और इंडिपेंडेंट जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। और थोड़ा सा जो हमारे डिफेंस के डील्स हैं दुनिया में कहीं भी हो रहे हैं उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, एक ही चीज़ है, हम जो ये 2/3 की मेजॉरिटी की तरफ पहुंच चुके हैं, मैं पहुंच के बोल रहा हूं क्योंकि इसके ज़्यादा नंबर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। गवर्नमेंट अब वो काम करेगी जो इस देश की तरक्की के लिए चाहिए, और जो मैस क्रिएट किया हुआ है पिछले 75 साल का, उसको रिमूव करने का टाइम आ गया। और जैसे जैसे पार्लियामेंट स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा पावर जयशंकर जी को मिलती है कि वो फॉरेन कंट्रीज़ में बैठकर वो नेगोशिएट और ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन से वो कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक डोमेस्टिक
पार्लियामेंट के नंबर्स इंक्रीज करने की बात नहीं है, या पार्लियामेंट में जो चीज़ें गलत डाली हैं उसको रिमूव करने का टाइम नहीं है की बात नहीं। सिर्फ राज्यसभा में आपके पास 2/3 आ चुका है, लोकसभा में आपने 2/3 के पास पहुंच गए हैं, और इसका मतलब है आपने प्लान बना लिया कि इंडिया को, भारत और भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पूरे वर्ल्ड स्टेज पे सिक्योर करने का आपने मन बना लिया है। अब इसका सारा ये राम कथा का मतलब आपके लिए क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अब पार्लियामेंट के अंदर जो नए अगले सेशन होने वाले हैं उसके ऊपर नज़र रखना। अगले 3-6 महीने में कुछ बड़ा होगा हमारे पार्लियामेंट के अंदर। अगर आपको सडन शिफ्ट दिखनी शुरू हो जाए टोन के अंदर, कहाँ पे? रीजनल लीडर्स में, रीजनल पार्टीज़ में, ओवैसी जैसे जानवरों में, तो समझ लेना कि अमित शाह ने ऑलरेडी काम जो करना था कर लिया। डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट है वो रेडी हो चुका है, अमित शाह के टेबल पे पड़ा है, नंबर्स अरेंज हो चुके हैं, ट्रैप ऑपोजिशन के खेमे में ऑलरेडी परफेक्टली सेट हो चुका है। ऑपोजिशन को लगा कि उन्होंने एक शेर को पिंजरे में डाल दिया, मोदी और शाह को, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि अमित शाह ने दोनों ने बिना बताए इनको पिंजरे में डाल दिया है। जो रूल्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के वो रीराइट हो रहे हैं जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, आपके सामने। 240 की गवर्नमेंट थी, काम कर रही जैसे कि 400 ऑलरेडी पार कर लिया हो, एंड कभी भी उन्होंने वीकनेस पे काम नहीं किया। मोदी जी ने जब 240 थी कि मैं गवर्नमेंट में रहना ही नहीं चाहता, अगर इतना 10 साल में काम करने के बाद भी अगर हिंदुओं ने मुझे वोट नहीं किया तो मेरे काम करने का फायदा नहीं है। ही वॉन्टेड टू रिजाइन। उसके बाद अमित शाह ने उनको मनाया कि अगर आप हट गए ये देश इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, आपका रहना अति आवश्यक है। इसीलिए मोदी जी रहे भी, और उसके बाद अमित शाह ने अपना काम करना शुरू कर दिया, और जो ये जाल होता है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया, और अपोजिशन वो जाल में फंस गया जैसे मछली फंसती है। दोस्तों अब आएगा रियल गेम का मज़ा। अभी तो शुरू किया है हमने, सारे एमपीज़ को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अपने खेमे में किया है। अब आप देखना खेल अमित शाह करते कैसे हैं, और ये जो खेल होगा ये वो होगा जो मैं अभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अमित शाह को प्रेडिक्ट करना वो तो मोदी जी के भी बस के बात नहीं है। ही प्लेज एट अ डिफरेंट लेवल, इसलिए उनको चाणक्य बोला जाता है। एंड आई विल वॉच ईच एंड एवरी मूव, वो किस तरह से रीजनल पार्टीज़ को अपने खेमे में करते हैं, किस तरह से वो जाकर सारे बड़े बड़े बिल्स को जो पास करवाना है। नॉर्मल बिल्स के लिए आपको 2/3 की मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और वो अरेंज हो चुकी है। अब आएगा मज़ा इंडियन पॉलिटिक्स में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।